नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग लॉन्ग टाइप के जो पार्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको तो पढ़ते ही हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनका भी हमें अभ्यास करना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी परीक्षा हम लोग बैठेंगे उसमें मैक्सिमम जो है, बात कर लें यूपी टेट की, यूपी राजस्व लेखपाल की, यूपी सुपर टेट की, यूपी एसआई की, पुलिस भर्ती परीक्षा तमाम है, तो इनमें जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं। तो अवधारणा समझना ठीक है, अवधारणाएं हमें समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमें समझना ज़रूरी है, उनका भी अभ्यास करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का जब हम लोग अभ्यास करेंगे, इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हल करते रहेंगे, तो हमें एक अभ्यास रहेगा, हमें एक कहें कि आदत रहेगा, एक प्रैक्टिस रहेगी कि उस तरह के प्रश्न जो आएंगे तो उसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हिंदी के हम लोग पाठ पढ़ते हैं, जो टर्म्स पढ़ते हैं, उन पे आधारित मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार किया है और उनका आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। और इसका मैं बता दूं कि संकलन कहाँ से मैंने किया है, इकट्ठा कहाँ से किया है। तो ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको मैंने किताबों से कलेक्ट किया है और एक पीडीएफ तैयार किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न क्या हैं और इनके उत्तर क्या हैं। वहाँ पे हम लोग व्याख्या सहित उसको हल करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और समझते चलेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं इन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, शुरू करते हैं। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसमें ऑप्शन में पढ़ता हूँ, भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक। तो इसमें आप सोचिए, इसमें जो है हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये बहुत बड़ा, खास करके कहें ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसमें तमाम भाषाएं आती हैं, हिंदी भी उसी में से एक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा और काव्य भाषा। हम जानते हैं कि ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं आती, इसका जो सही उत्तर होगा वो मगही होगा। मैंने काफी ढूंढने के बाद इसको निकाला है दोस्तों, और इसको आप देखेंगे तो नेट पे भी ये, इसमें कहीं कहीं छत्तीसगढ़ी और बघेली कहीं कहीं लिखते हैं लोग, लेकिन ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती पूछा है, तो ये मगही है, ये बिहारी हिंदी है। जब आप वर्गीकरण एनसीईआरटी की, सीबीएसई की कोई भी बुक उठा के आप देखेंगे तो उसमें आपको मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा मगही। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शंस है इसमें संप्रदान, कर्म, करण और अपादान। तो आप जानते हैं यहाँ पे सही उत्तर होगा करण। साधन का बोध कराने वाला कारक जो होता है वो करण कारक कहलाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो करण कारक होगा। अगला देखते हैं, अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें ऑप्शन पढ़ता हूं, विस्मय, क्रोध, भय, उत्साह। तो इसमें जो होगा रौद्र रस का स्थायी भाव जो होगा वो क्रोध होगा। ये विस्मय जो है ये अद्भुत रस का है, भय जो है ये भयानक रस का है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो सही उत्तर क्रोध होगा। आगे बढ़ते हैं, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, सतधन शास्त्र। बाकी जो है वो सही नहीं है और व्यंजन संधि से संबंधित है ये। इसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको देखनी चाहिए वो वीडियो, काफी फायदा होगा। अगला देखते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इस प्रश्न का उत्तर, सोरठा, कुंडलिका, रोला और दोहा। क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंडलिका। कुंडलिका एक ऐसा छंद है जिसका प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है।
आगे बढ़ते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें दोस्तों आप देखिए, ऑप्शन में पढ़ता हूं, पूर्वकालिक द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब इसका ये होता है कि मुख्य क्रिया होने से पहले कोई अन्य क्रिया जो है वो हो चुकी होती है, वो होने के बाद मुख्य क्रिया होती है। तो ये क्या होगा, होने की क्रिया से पहले पढ़कर, ये पढ़ना भी एक क्रिया है, तो ये हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। इसका भी डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो निकलंक का, निधन कलंक का सही संधि शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ए है निष्कलंक, निष्कालंक, निष्कलंक, निष्कालंक। तो इसमें पहला ही सही होगा, ये विसर्ग संधि है, हम सभी जानते हैं, काफी आसान सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा निष्कलंक। आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछ लिया, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये अयादि संधि है, हम सभी जानते हैं, आप गेस कीजिए कौन सा होगा। ओ धन अवन, पव धन अन, ओ धन अन, पव धन न। इसमें दोस्तों सही होगा ओ धन अन, पवन। तो आप अभ्यास कीजिए और आगे बढ़ते हैं। 10वां है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो ऑप्शंस पढ़ता हूं, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। सोचिए आप क्या इसका उत्तर होगा। यदि आपने पढ़ा है तो इसको जानते होंगे कि जहां कहीं कुछ देने का बोध होता है तो वहां पे जो होता है वो संप्रदान कारक होता है। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंबर पर घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब उपमान में उपमेय का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, उपमान उपमेय का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल मिलाकर उनको एक कर दिया जाता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और इस अलंकारों के बारे में भी वीडियो है, इस टॉपिक से मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहां जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां है, निर्धन में कौन सी संधि है। ऑप्शन पढ़ता हूं, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि और व्यंजन संधि। तो आप सोचिए, इसका उत्तर होगा विसर्ग संधि। निधन, धन होता है इसका जो संधि विच्छेद होता है, निर्धन, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, आप देख लीजिए। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, वर्षा हो रही थी, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया बताना है। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म अनुपस्थित होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो गेहूं पिस रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही होगा। पिसने का जो प्रभाव है सीधे गेहूं पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। यहाँ भी वही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, आप देखिए, श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो इसमें ज्योति रोती है, ये सही उत्तर होगा, ये अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि रोने की जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पे यानी ज्योति पे पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। काफी सामान्य सा है, साधारण प्रश्न है, लेकिन यदि अभ्यास नहीं होगा तो हम इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। आप सही उदाहरण, सही ऑप्शन चुनिए। इसमें जो उत्तर होगा सही वो होगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जयचंद जो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ये जो धोखेबाज लोग हैं, जो विश्वासघाती लोग हैं, उनकी जाति के लिए ये
जो है प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कंफ्यूज ना होइएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के ये जातिवाचक संज्ञा होगी। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हम लोग कर देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका वीडियो भी है, इसकी क्लास मैंने काफी डिटेल्ड में आपको रिकॉर्ड की है, अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं वहां पे। अगला है 17वां, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो क्या यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन चुनने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक लिखा जाना चाहिए लेकिन प्रश्नवाचक ही आ गया है। खैर, इतने से भी हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसमें से कौन क्रिया होगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, संयुक्त क्रिया। पहुंच और गया ये दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप में प्रयोग हुई हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया होगी। क्रिया के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो है, आप जाके देखिए, आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। वाक्य कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, पद कहा जाता है या फिर समास कहा जाता है। आप जानते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है या शब्द में जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। 20वां देखते हैं और यही आखिरी क्वेश्चन भी है। तो इसमें है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से हैं। विशेष्य पूछ रहा है दोस्तों। विशेष्य हम उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, बड़ा घर, तो घर जो है यहाँ पे विशेष्य होगा क्योंकि इस घर की विशेषता बता रहा है बड़ा, ये विशेषण है और ये घर विशेष्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, छोटा आदमी, तो ये आदमी जो है ये विशेष्य हो जाएगा, छोटा उसका विशेषण है। नीला वस्त्र, तो वस्त्र जो है यहाँ पे विशेष्य है और नीला जो है ये विशेषण है। तो अब ऑप्शन चुनते हैं कि पूछ रहा है ये विशेष्य कौन सा है। तो विशेष्य होगा घर, आदमी, वस्त्र, तो ये विशेष्य हो गए। तो दोस्तों यही 20 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल किया, और आगे यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाऊंगा। 40-50 क्वेश्चंस का भी मैं एक प्रैक्टिस सेट बना करके और अभ्यास आपको करवाऊंगा, हम लोग अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनका अभ्यास किया, उनको समझा, उनको जाना, उस पर बातचीत की। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे हमें एक आत्मबल मिलता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। मेहनत तो हम करते ही रहेंगे और ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकें, आपकी अधिक से अधिक हम मदद कर सकें। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप कमेंट कीजिए। देखिए हम भी इंसान हैं, आप ही के भाई हैं, आप ही के बीच से हैं। तो यदि कोई छोटी मोटी कहीं पे भूल हो जाती है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मानव मात्र से कभी भी भूल हो सकती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार लेंगे। और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें अच्छे अंकों से, आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हों, आपकी नौकरी मिले, आपकी जॉब मिले, आपका जीवन संवरे। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।